नमस्कार छात्रों। अपना टॉपिक चल रहा था नवपाषाण संस्कृति यानी नवपाषाण काल संस्कृति के बारे में। टॉपिक भाग फर्स्ट के अंदर अपन ने पढ़ चुके हैं कि इस सभ्यता के जो कि औजार कैसे थे, निवास स्थान कैसा था, बर्तन कैसे थे, उद्योग धंधे और व्यापार कैसे थे। यानी इन चार चीज़ों नवपाषाण युग के औजार, निवास स्थान, बर्तन, उद्योग धंधे और व्यापार के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज अब अपन भोजन एवं अग्नि का प्रयोग, नवपाषाण युग के अंदर मनुष्य की भोजन बनाने की क्या कला रही है, उसमें अपन देखते हैं कि जो पूरा पाषाणकालीन जो मानव था वो कच्चा भोजन ही खाता था। वो भोजन पकाने की कला से परिचित नहीं था। उसने पत्थर टूटने या उसके आपसे रगड़ने से निकलती हुई चिंगारियाँ, पेड़ों की डाली की रगड़ से आग लगने, कभी कभी जंगल की भयानक आग को देखा था। अचानक उसने दावानल से जले भुने हुए मांस का खाया और उसका स्वाद अच्छा। इस अनुभव ने उसने पत्थर या लकड़ी की रगड़ से अग्नि पैदा करने, उससे आग जलाना सीखा। इस आविष्कार ने मनुष्य के जीवन को और ही अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया। अग्नि की सहायता से मनुष्य अपना भोजन पकाने लगा। उत्खनन में अनेक भोजन पकाने के मृत भांड भी प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग का जो मनुष्य है वह खाद्य पदार्थों में फल फूल मांस के अतिरिक्त अपने खेतों में पैदा हुए अन्न का भी प्रयोग करता है। वो पशुपालन के व्यवसाय से बारे में जान गया था, अतः उसने गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालना भी शुरू किया, जिससे उनके पेय पदार्थों में दूध का प्रयोग भी होने लगा। अब अपन देखते हैं नवपाषाण युग का मृतक संस्कार। नवपाषाण काल का मनुष्य प्राय अपने मृत शरीर को जमीन में दफनाया करता था। उससे पहले मृत संस्कारों के बारे में अपने को विशेष जानकारी पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल में नहीं मिली है। नवपाषाण काल के अंदर का जो मानव था वह शवों को दफनाने का कार्य करता था। शवों को दफनाने के लिए बाकायदा कब्रिस्तान थे। कहीं कहीं पर उन्हें अपने मकान में या मकान के समीप ही गाड़ने की प्रथा भी थी। मकान के आंगन या तय खाने में गड्ढा खोदकर शव को गाड़ दिया जाता था। गड्ढे में उसके उपयोग की वस्तुओं को रख दिया जाता था। दफनाने के अलावा अनेक बस्तियों में शव को जलाने की भी प्रथा थी। भस्मी जो शव को जलाने के बाद जो उसकी राख होती थी, जिसको भस्म कहते हैं, उसको मिट्टी के बने हुए कलशों में रखकर आदर के साथ जमीन में गाड़ दिया जाता था। अब देखते हैं समुदाय, जाति, वर्ग। उत्तर पाषाण काल तक आते आते मनुष्य में अनेक समुदाय और जातियां बढ़ने लगी। अलग अलग स्थानों पर रहने वाले समूहों के अलग अलग समुदाय भी बन गए। नदियों और झीलों के किनारे, वन, मैदान, पर्वत, रेगिस्तान के लोग एक दूसरे से अलग रहते थे। उनमें से एक दूसरे अलग रहने की भावना जागृत हुई। उनके अलग अलग रीति रिवाज, रहन सहन में भिन्नता आती गई। तो अपन देखते हैं कि जाति प्रथा का जो शुरुआत अपन मान सकते हैं उनके व्यवसाय के आधार पर या उनके निवास स्थान के आधार पर, तो ये नवपाषाण काल में ही शुरुआती संकेत मिलते हैं। अब देखते हैं अपन पारिवारिक जीवन। नवपाषाण काल का पारिवारिक जीवन में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। खेती का बहुत से काम, गेहूँ पीसना, खाना बनाना, कपड़ा बुनना या बर्तन बनाना, इनका दायित्व स्त्रियों का ही रहा होगा, ऐसा अपन अनुमान मान सकते हैं। उस समाज में उनकी स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण रही। पुरुषों का मुख्य दायित्व फसलों की रक्षा करना, शिकार और पशुपालन रहा है। पशुपालन और खेती के व्यवसाय ने मानव को एक बड़े परिवार में रहने के लिए बाध्य कर दिया। दोनों व्यवसायों में अधिक हाथों के श्रम की आवश्यकता थी। इस समय के पारिवारिक संबंधों के बारे में निश्चित रूप से तो अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। वैसे अपन मान सकते हैं कि इस युग में मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा का प्रचलन रहा होगा। अब देखते हैं अपन धार्मिक जीवन।
पाषाण युगीन मानव ने धार्मिक जीवन में भी कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। विद्वानों का मानना है कि तत्कालीन मनुष्य में धर्म, अंधविश्वास और अनुष्ठान की भावनाओं का बीजारोपण हो चुका था, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी प्रकार के धर्म या अंधविश्वास के बारे में जानकारी अपने को नहीं मिलती है। यद्यपि जीवों का संबंध किसी अभौतिक सत्ता से तो नहीं जोड़ा जा सकता है, किंतु जीवन मरण के संबंध में उनके विचार अधिक स्थिर हो गए। नवपाषाण युगीन मनुष्य पूरा पाषाणकालीन मनुष्य की भांति मृतकों के शव वन्य पशुओं के निमित्त ऐसे ही नहीं छोड़ते थे, उनको यानी दफनाने या जलाने का काम करते थे। बाद में उसको मृतकों की हड्डियाँ जलाने के बाद अस्थि जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें रख के लगाते थे। वैसे नवपाषाण युग का मनुष्य मातृ देवता का उपासक रहा है। इस युग के मनुष्य को बहुत रहस्यमय प्रतीत होती थी। वो इसे मातृशक्ति की देन मानता था, इसलिए वो सत्य रूप में इस मातृशक्ति या मातृ देवता की मूर्ति बनाता था। इन मूर्तियों में स्त्री की जननेंद्रियों को प्रमुख रूप से प्रसिद्ध करता था। पूजा अर्चना भी इस युग में शुरुआत हो चुकी है। अब अपन देखते हैं भाषा और कला। पाषाण काल में सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने अपने भावों को व्यक्त करने की कला में भी उन्नति की थी। विभिन्न स्थानों में विविध जातियों और समूहों की बोलियां अस्थिर होने लगी। जीवन के विस्तार के साथ साथ उनका शब्द भंडार भी बढ़ने लगा। इस युग के मनुष्य में पदार्थों यानी कि अपने भावों को व्यक्त करने की पहल भी क्षमता होने लगी, जैसे बोलियां बनने लगी, यानी लोग बोलियां उनकी होने। आजकल भी अपन हमारे देश में देखते हैं तो कोल, भील, मुंडा, खासी आदि आदिम जातियों को जो पहाड़ों और जंगलों में बसी हुई है, नवीन पाषाण युग के लोगों का सीधा वंशज माना जाता है। संभवतः मुंडा भाषाएं बोलते थे, क्योंकि मुंडा की उपभाषाएं दक्षिण पूर्वी एशिया, प्रशांत क्षेत्र से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के लोगों की प्राथमिक बोलियां रही है। अब अपन देखते हैं कंदरा चित्रकला। कंदरा चित्रकला के 4 प्रमुख केंद्र रहे हैं। महादेव पहाड़ियों में होशंगाबाद और पंचमढ़ी, रायगढ़ में सिंधनपुर, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जिले में सोन घाटी, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मानकपुर का क्षेत्र। इन कंदराओं में पशु चित्रों की बहुलता रही है। किसी चित्र में वन्य पशु अंकित किए गए हैं तो किसी पालतू पशु, यानी कि जो कंदराएँ थी उसमें चित्रकला का विकास भी इस युग में हुआ। अब अपन देखते हैं कि नवपाषाण युग की प्रमुख देन क्या है। सबसे पहले तो अपन ये मानते हैं कि नवपाषाण काल की जो प्रमुख देन रही है वो कृषि और पशुपालन रही है। कृषि और पशुपालन से मनुष्य में सामाजिकता आई, ग्राम और बस्ती का आविर्भाव हुआ। अब मनुष्य का जीवन एकाकी नहीं रहकर सामूहिक हो गया। समूह में रहने के परिणाम स्वरूप ही कार्य का विभाजन सिलसिला भी इसी युग में शुरू हुआ। एक व्यक्ति के लिए सभी प्रकार के कार्य करना जरूरी नहीं रहा। जीवन के समस्त कार्यों को आपस में बांटने का कार्य भी शुरू में हुआ। नवपाषाणकालीन लोगों ने ही खेतीबाड़ी का व्यवसाय, विविध प्रकार की फसलों की उपज, पशुपालन, धातुओं का प्रयोग आदि की जानकारी जुटाई है। तो अपन मान सकते हैं कि मनुष्य का जो सामाजिकता का विकास मुख्य रूप से नवपाषाण युग की ही देन मान सकते हैं। और इस नवपाषाण युग के अंदर ही मनुष्य ने स्थायी रूप से रहना का कार्य किया है। उनमें पारस्परिक सहयोग और सहकारिता की भावना भी विकसित हुई है। वो एक दूसरे के निकट आने लगे। उनके समाज में अब कोई कृषककार या कोई पाषाणकार नहीं रहा। वो अलग अलग व्यवसाय भी करने लगे। जैसे कोई मटके बनाने का काम कर रहा तो कुम्हार हो गया, कपड़े बना रहा जुल्हा हो गया, कोई रंगरेज हो गया। इस प्रकार समाज में व्यावसायिक विशेषीकरण का बीजारोपण भी इसी काल में की देन है। अन्नों को जो खाद्यान्न है उनको संचय करना, पशुपालन से अपने पशुओं की संख्या बढ़ाना से मनुष्य में एक संपत्ति की भावना उत्पन्न हुई। जिसके पास ज़्यादा खाद्यान्न है, पशु की संख्या ज़्यादा है तो उसके पास उसमें एक संपत्ति की भावना उत्पन्न होने लगी। इसी के साथ अमीरी की भावना भी विकसित होने लगी।
अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि यही भावना मनुष्य में बाद में धीरे धीरे अमीरी गरीबी में बदल गई। इस आर्थिक असमता ने युद्ध को और युद्ध ने संरक्षण योजनाओं शास्त्रागार की स्थापना, यही बाद में मनुष्य को एक नेता, जैसे अपन ने पहले देखा कि मनुष्य बस्तियों में रहने लगा, बस्तियाँ धीरे धीरे ग्राम में बढ़ेगी, ग्राम का मुख्य ग्रामीणी होने लगा और एक ग्रामीणी ही बाद में एक शासक की भांति शासन करने लगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बना। पहले जंगली यायावर था, कुंभकर्ण था, अब समूह में रहने लगा, समूह में चलने लगा, अपने रीति रिवाज होने लगे, उसकी अपनी खुद की भाषा हुई, अपने पारंपरिक रीति रिवाज हुए। तो ये मनुष्य की प्रमुख देन अपन नवपाषाण युग को ही मान सकते हैं। धन्यवाद छात्रों। अपने नवपाषाण युग के मानव जीवन के बारे में, मानव जीवन की संस्कृतियों के बारे में अध्ययन किया है।